एफआईआर के 6 आरोपी लोग हैं। कौन डीजे चलाते हैं, आप बार चलाते हैं, आप इस तरह के धंधे छिछोरे हैं आप? ना मैं डीजे हूँ, ना मैं बार चलाता हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त जो डीजे हैं, काफ़ी दोस्त जो बार और रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, उनमें से कोई भी छिछोरा नहीं है। 2022 में ये लोगों के ऊपर किसी बॉम्बे की संस्था है, उसने केस किया था कि ये लोग पेलार में सर्वे नंबर 58 में शायद 2 बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। मुझे कॉर्पोरेशन से इंसाफ मिल गया। मुझे जो पुलिस है उन्होंने 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करके इन लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया है। मालूम पड़ेगा कि ये साधारण आदमी की कितने इलीगल बिल्डिंगों का काम चालू है। ये साधारण आदमी जो मुझे 25 लाख रुपए 2007 में दे चुका है, ये साधारण आदमी जिसके ऊपर आज 7 सीरियस सेक्शन लग चुके हैं, ये लोग ऐसा कई लोगों के साथ करते होंगे। मैं दूसरे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये लोगों से डील नहीं की जाए। क्या होता है कि आज मेरी कैपेसिटी थी तो मैं लड़ लिया, काफी लोग होते जो लड़ नहीं पाते हैं, जहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ उपस्थित हैं असलम जी। असलम का कहना है कि उनकी ज़मीन सोपारा गांव में थी, उसे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद इन्होंने काफ़ी भागदौड़ की और भागदौड़ के बाद में लंबा परिश्रम के बाद अब मुकदमा उन पर दर्ज हो चुका है जिन्होंने ज़मीन को कब्जा किया था। मुकदमा दर्ज की तमाम धाराएँ हैं, जिसमें 420 आदि की धाराएं जो पहले हुआ करती थी, अब चूंकि बीएनएस की धाराएं बदल चुकी हैं, वहाँ पे 336, 334 के आसपास की सभी धाराएं लग चुकी हैं। इन सभी धाराओं के साथ साथ उसमें करीबन 5 से 6 लोगों के नाम भी हैं। ऐसे में पुलिस धरपकड़ का काम शुरू कर चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले पर काफ़ी सारे आरोप इन पर भी लगे हैं, असलम पर भी। हम उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मुकदमा दर्ज करने के पीछे की हकीकत क्या है, कौन कब्जा कर रहा था और कब्जा जब हुई तो उससे पहले आप कहाँ थे। उन सारी बातों पर जरा खुलासा करते हैं। सोपारा गांव में इन दिनों इस मुकदमे की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। असलम से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हकीकत और असलम पे लगे आरोप पर भी सफाई मांगते हैं उनसे। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्ते सचिन जी। पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। मैं एकदम ठीक हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? जी हाँ सर, ये क्या होता है कि कानून थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वहाँ पर हकीकत का ही जीत होती है। तो हकीकत क्या था, कौन सी ज़मीन थी, किसको कौन कब्जा कर रहा था? तो सर मेरी नालात में रहता हूँ बॉम्बे में। मेरी सोपारा वेस्ट में ज़मीन है, 2-3 ज़मीनें हैं मेरी, जहाँ पे सोपारा के 6 लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश करी। वहाँ पे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के खुद का नाम असेसमेंट में प्रयास किया उन्होंने। असेसमेंट में नाम डाल दिया उन्होंने, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में करके। उन्होंने बिना हमारे सम्मति के, हमारे साइन के, हमारे कन्फर्मेशन के हमारी ज़मीन किसी और को बेच दी। तो ये 6 आरोपी है जिनके ऊपर ये। 2007 में आपके पिताजी ने ज़मीन तो दे दी थी ना उनको? जी नहीं सर, ये 2007 में, अगर आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा मेरे, तो ये जो ज़मीन थी ये मेरे पिताजी मोहम्मद खालिद कुरैशी और मेरी मम्मी सईदा बेगम दोनों के नाम पे थी। दोनों 50-50% मालिक इस ज़मीन के हैं। 2007 में ये जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट करवाया गया था उनसे, तो ये इम्तियाज़ बोर्ड के, निसार बोर्ड के और जगन्नाथ नायक ने ये बोल के कि वो काफ़ी अच्छे डेवलपर्स हैं, ये हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। और क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस वक्त, तो उन्होंने सिर्फ पापा के राइट्स लिए थे और फिर वो लोग मम्मी की भी राइट्स लेने वाले थे। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट उन्होंने शुरुआत करी, जो पहले हम बाद में समझे कि उनका ये मॉडस ऑपरेंडी था ज़मीन में घुसने का, उन्होंने सिर्फ पिताजी के राइट्स लिए पहले, और पिताजी के राइट्स लेने के बाद में वो लोग मम्मी के राइट्स लेने वाले थे। और ये था अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसको मम्मी के राइट्स लेने के बाद में वो लोग स्टैम्प ड्यूटी भर के रजिस्टर करने वाले थे। यानी वो कुछ नहीं किया उन्होंने, ना उन्होंने बातचीत की, काफ़ी फॉलोअप किया। 2007 में उन्होंने बाकायदा जो पापा के 50% राइट्स थे उसके उन्होंने 25 लाख रुपीस दिए हमको उस वक्त एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब मम्मी के लिए फॉलोअप करना शुरू किया तो शायद पैसा नहीं था उनके पास में, या वो इसी में हमें अटकाना चाहते थे। तो उन्होंने तो बाकायदा टीएलआर किया, उन्होंने सर्वे कराया उन्होंने 2007 में। नहीं सर, नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। 2007 में जो टीएलआर कराया था वो हमने कराया था। आपने? जी हाँ। आप ये टीएलआर जिसके नाम पे जमीन होती है, ये एक बहुत बेसिक कानून है। जिसके नाम पे 7/12 होता है वही टीएलआर करा सकता है और सब आसपास वालों को नोटिस जाता है। तो इम्तियाज बोर्ड की का जो क्लेम है कि उसने टीएलआर कराया था, वो झूठ बोल रहा है वो। क्योंकि 2007 में जो टीएलआर है वो मेरे पास है, जो ओरिजिनल टीएलआर हुआ था उसमें जो अर्जदार है वो रिजवान हारिस, जिनकी जमीन थी। क्योंकि तब तक हमारे नाम पे जमीन हुई नहीं थी, एक प्रोसेस होता है। तो जमीन खरीदने के पहले हर आदमी टीएलआर करा के अपना, ऐसा होता है ना कि हम मालूम, मैंने आपकी जमीन मान लो खरीद रहा हूँ तो आपके नाम पे, तो मैंने टीएलआर बुलाया और आपकी मदद कर दी, आपसे खरीदने वाला हूँ,
लेकिन Correct. आपके नाम पे रही और मैंने सर्वे करा लिया, ये भी हो एब्सोल्युटली वही हुआ, क्योंकि जब मैं जमीन खरीद रहा हूँ तो आप मुझको बोल रहे हो यहाँ से यहाँ जमीन है, मुझको भी तो कंफर्मेशन चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो सही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि टीएलआर हो, लेकिन क्योंकि मेरे नाम पे जमीन नहीं है, जमीन टीएलआर तो आपके नाम पे है, तो आपके नाम पे टीएलआर होगा। तो ये जो इम्तियाज बोर्ड के बोलते हैं कि 2007 में उन्होंने टीएलआर कराया था, वो कॉपी जो उन्होंने न्यूज चैनल पे फ्लैश की है, अगर आप वो कॉपी देखेंगे तो कॉपी पे अर्जदार कोई और है, तो सफा झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा। मेरे पास भी वो कॉपी है, वो जो जिसके नाम पे जमीन थी हमने उनके नाम पे एप्लीकेशन देके टीएलआर कराया था। आपके पिताजी पे एक और आरोप है कि आपने एक जमीन का टुकड़ा जी कोई आप जो पूरे पैसे नहीं दिए और पूरा हिस्सा चारों के चारों हिस्से बता दिए कि हमारे नाम पे है, और जी। उसमें वो एक हिस्सा किसी और ही के नाम पे निकला। नहीं सचिन जी, ये आप प्लीज जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है आपके स्क्रीन पे दिखाइएगा भी। यस, आप ये बात सही बोल रहे हैं कि जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था वो 4 जमीनों का हुआ था, और ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्लॉज में मेंशन भी है कि 4 जमीनों में से 2 जमीन हमारे नाम पे उस वक्त आ चुकी थी, 2 जमीन का प्रोसेस चालू था, ये लिखा हुआ है डेवलपमेंट एग्रीमेंट में। अब जो टोटल जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था वो 30 गुंठे का हुआ था। अब जो 4th जमीन की यहाँ पे बात हो रही है, वो जमीन 1 गुंठे की जमीन थी, वो जमीन का हमारे पास ये पावर ऑफ अटर्नी है, जो पिताजी ने उस वक्त बताया था कि ये प्रोसेस चालू है, ये प्रोसेस चालू था। ये 1 गुंठा की उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी ले ली थी, पेमेंट हो गई थी, करार हो गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से जो ओरिजिनल मालिक था उसने वो ज़मीन किसी और को बेच दी। पिताजी के दोस्त थे वो, तो पिताजी ने झगड़ा कुछ किया नहीं उस वक्त, और 30 गुंठे में से 1 गुंठे की ज़मीन जो थी वो ओनर ने किसी और को बेच दी, तो पापा ने उसको हंगामा नहीं किया। तो यस, ये सही बात है, लेकिन जो 30 में से 29 गुंठा तो ज़मीन हमारे नाम पे थी, जो हमारे नाम पे आ गई थी, बस 1 गुंठे का ये ऐसा हो गया था। तो उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास में, और ये उन चीज़ को उनको बता दिया गया था। एक आरोप और लगा आप पे कि आप डीजे चलाते हैं, आप बार चलाते हैं, और इस जी। तरह से बस आरोप लगाने के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ लोगों में चर्चा का विषय पाने के लिए किसी का भी नाम ले रहे हैं आप। जी, क्या है कि जो एफआईआर हुई है, एफआईआर के 6 आरोपी लोग हैं। कौन कौन? पहला आरोपी है इम्तियाज अली मियां बोर्ड के, दूसरे आरोपी है निसार अली मियां बोर्ड के, तीसरे आरोपी है राजेश जगन्नाथ नायक, चौथे आरोपी है अहमद अब्दुल कादिर फोकत, 5वें आरोपी है मोहम्मद सिद्दीकी पुंजानी, और 6ठे आरोपी है अम्मार अब्दुल कादिर फोकत। अभी ये 6 आरोपी के ऊपर एफआईआर हुई है। ये जो एफआईआर हुई है उसमें 8 सेक्शंस लगे हैं, जो काफी सीरियस सेक्शंस है, फॉर्जरी के, चीटिंग के, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के, थ्रेटनिंग के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, ये सब सेक्शंस लगे हैं उनके ऊपर। ये जो मैंने कंप्लेन करी थी पुलिस में, ये मेरा कंप्लेन आपको दिखा दूंगा मैं, ये 19 नवंबर को हुई थी, और जो मेरी एफआईआर दर्ज हुई है ये 18 फरवरी को, आज से 2 दिन पहले दर्ज हुई है। पुलिस ने 3 महीने लिए हैं इन्वेस्टिगेशन करके, प्रॉपर छानबीन करके, डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल तरीके से निकलवा के, जब उनको लगा कि यस ये 6 आरोपियों ने गुनाह किया है, उसके बाद में इतने सीरियस सेक्शंस उनके ऊपर लगे हैं। इसमें से ऐसे 2 सेक्शंस हैं जिनमें 10 साल की सजा है और नॉन बेलेबल है। तो ये जो अम्मार फोकत ने किसी न्यूज चैनल में बोला कि मैंने उनका नाम लिया ताकि मेरे न्यूज में 4 चांद लग जाए, तो अम्मार भाई, हकीकत जो होती है ना वही जीतती है। मेरा जो उस वक्त का भी वीडियो था तो मैंने हकीकत बात करी थी, उसमें 37,000 व्यूज थे। अगर आपके नाम लेने से मेरे वीडियो पे 4 चांद लग जाते हैं, तो जो आपका खुद का वीडियो है उस पर तो सिर्फ 1300 लाइक है। आपको लगता है आपने सुना होगा कि वो मालेगांव के सुपरमैन कैरेक्टर पता होगा आपको, तो ये आपको लगता है कि ये नालासोपारा के शाहरुख खान है कि इनका नाम आने से मेरे वीडियो पे 4 चांद लग जाएंगे। खैर, आपके नाम आने से मेरे एफआईआर पे भी 4 चांद लग चुके हैं। आप पर भी तो आरोप लगा है कि आप डीजे चलाते हैं, आप बार चलाते हैं, आप इस तरह के धंधे छिछोरे हैं आप। सर, काफ़ी अफसोस की बात है, ना मैं डीजे हूँ ना मैं बार चलाता हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त जो डीजे हैं, काफ़ी दोस्त जो बार और रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, उनमें से कोई भी छिछोरा नहीं है। ये एक आदमी की मानसिकता दिखाती है कि आप कोई डीजे है उसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो छिछोरा है। आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश दिखाती है ये। तो सर, ना मैं डीजे हूँ ना मैं बार चलाता हूँ। अब वो छिछोरा तो वो दुनिया जानती है, कौन छिछोरा है कौन छिछोरा नहीं है, कौन शाहरुख खान है। ये अभी तक उन्होंने एक भी गलत काम नहीं किया। अम्मार फोकत की बात कर रहा हूँ, एक भी गलत काम नहीं किया, उन पर आप आरोप लगाते रहते हैं। सर, ये जब ये लोग ने मेरे साथ में ये सब कुछ किया, तो मैं आपको इलीगल का आरोप लगा दिया। वो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि एकदम अच्छे परिवार से हैं, और अच्छे परिवार का व्यक्ति अच्छा काम करता है, कि इस तरह के कामों में नहीं आता जहाँ पे आप नाम ले रहे हैं। सर, जब मैंने छानबीन करी इन लोगों के बारे में, आप प्लीज़ स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट दिखाइएगा कि 2022 में ये लोगों के ऊपर किसी बॉम्बे की संस्था है, उसने
केस किया था कि ये लोग पेलार में सर्वे नंबर 58 में शायद 2 बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसमें अम्मार फोकत, मोहम्मद फोकत और सिद्दीकी पुंजानी। वो मेरा तो सर कंप्लेंट नहीं है, वो आप प्लीज़ दिखाइए यहाँ पर, वो मालूम पड़ेगा कि इनके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन के कई केसेस चालू हैं। तो अगर ये ऐसा बोल रहे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, जी हाँ पिटीशन डाला है, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको सब पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे, जी, अब आपकी ज़मीन कब्जे से मुक्त हो गई है कि नहीं, अब आपको मिल गई है कि नहीं, जो आप बोल रहे थे शायद कब्जा कर सकते थे? यस सर, इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, मेरी ज़मीन पे इन्होंने इस इलीगल स्ट्रक्चर भी बांध दिया था। मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन करी, अश्विनी मोरे मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया, और जब उन्होंने देखा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो 10 दिसंबर को ये कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली तोड़ दिया गया और मुझे लेटर दे दिया गया कि आपकी ज़मीन पे जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, हमने वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया है। तो ज़मीन आपके कब्जे में, ज़मीन मेरे कब्जे में, इंसाफ जी। मिल गया? इंसाफ मिल गया है सर, बहुत खुश हूँ मैं, मुझे कॉर्पोरेशन से इंसाफ मिल गया है। मुझे जो पुलिस है उन्होंने 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करके इन लोगों के ऊपर FIR कर दिया है, यहाँ तक कि पुलिस की कार्रवाई कैसी? बहुत पुलिस ने अभी जैसे इनके ऊपर FIR हुआ तो ये इम्तियाज़ बोर्ड के जो मेन अक्यूज्ड है, जो मेन आरोपी है, इनको अरेस्ट करने इनके घर पे चले गए थे। सर क्या होता है ना कि जब भी आप इलीगल काम करते हो, क्रिमिनल होते हो, जब तक आपके गिरेबान पे कानून का हाथ नहीं आता है, आप खुले सांड की तरह घूमते हो। लेकिन वो साधारण आदमी, एक टेलर का काम करने वाले व्यक्ति, जी। आप नाम ले रहे हैं उनका, जी। साधारण आदमी और एकदम सामान्य जीवन जीने वाले, उनको आप क्रिमिनल बता दे रहे हैं। सर इन्वेस्टिगेशन चालू है सर, मालूम पड़ेगा कि ये साधारण आदमी की कितने इलीगल बिल्डिंगों का काम चालू है। ये साधारण आदमी जो मुझे 25 लाख रुपए 2007 में दे चुका है, ये साधारण आदमी जिसके ऊपर आज 7 सीरियस सेक्शन लग चुके हैं, जैसे ही कानून का हाथ इनके गिरेबान पे पहुंचा तो इनकी सर अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो इनकी तबीयत खराब हो गई। साधारण नहीं है सर, वो तो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर, ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑफिशियल गवर्नमेंट में इन लोगों ने फॉर्जरी की है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरी मुंह ज़बानी बात नहीं है, ये सब मैं डॉक्यूमेंट्स बेस पे बात कर रहा हूँ। असल जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब किसी और का नाम है तो इनकी एंट्री कैसे हुई, फोकत वगैरह आज की कैसे एंट्री? जी एक्चुअली जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था वो इम्तियाज़ बोर्ड के और राजेश नायक से हुआ था। 2014 में राजेश नायक ने जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2007 में सिर्फ पापा से किया था, जो 50% राइट्स का, उसने 2014 में मम्मी के भी और पापा के 100% राइट्स अहमद अब्दुल कादिर फोकत और सिद्दीकी पुंजानी को बेच दिए, जबकि उन्होंने सिर्फ 50% राइट्स लिए थे। लेकिन तो 2014 के एग्रीमेंट में जो आप दिखाएंगे अगर स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने 100% राइट्स आगे बेच दिए हैं, जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने फॉर्जरी की है, जिनके पास कोई राइट्स नहीं था, क्योंकि वो जो 2014 का एग्रीमेंट में ना उसमें पापा का साइन है ना मम्मी का साइन है, उन्होंने खुद से ही मेरी मम्मी के राइट्स आगे बेच दिए। आखिरी सवाल जी, इन सभी मामलों में अब क्या आपको चाहिए आगे, क्या कुछ सोचा है कि नहीं अभी ये करना है, ये नहीं मिला तो मैं ये करूँ? सर अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, ये मैंने इन लोगों के ऊपर कोर्ट में केस कर रखा है कि मेरा वो जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम पे लोग क्लेम करते हैं वो खारिज किया जाए, वो खारिज हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उस वक्त को। FIR हो चुकी इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर अभी मुकदमा चलेगा, ये लोग जेल जाएंगे 8-8, 10-10 साल के लिए। मेरा बस ये मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये लोग ऐसा कई लोगों के साथ करते होंगे, मैं दूसरे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये लोगों से डील नहीं की जाए। क्या होता है कि आज मेरी कैपेसिटी थी तो मैं लड़ लिया, काफ़ी लोग होते जो लड़ नहीं पाते हैं, जहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं, तो आपके माध्यम के थ्रू उन लोगों को भी थोड़ा हौसला आएगा, हिम्मत आएगी कि ऐसे लोगों से, ऐसे आरोपियों से, ऐसे क्रिमिनल लोगों से डरा नहीं जाए और सिस्टम पे भरोसा किया जाए। थोड़ा स्लो काम करती है सिस्टम, लेकिन सिस्टम हमेशा सच का साथ देती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। इधर असलम और असलम का साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से इन्होंने सिस्टम का साथ लिया और कानूनी दांव पेच के आधार पर, यानी कानून उनके साथ रहा और उसके आधार पर चलते रहे, क्योंकि पेपर वर्क में मजबूत थे, कागजी कार्यवाही में मजबूत थे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए न्याय इनके तरफ बढ़ता चला आया और कहीं न कहीं जो गलत लोग थे, जो जिस प्रकार से उन्होंने कदम उठाए थे या गलत कागजों का प्रयोग करे, गलत चीज़ों का प्रयोग करे किया था, उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। आप देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन सभी बातों का क्या कुछ नतीजा निकलता है।